नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे में खबरों पे आप सभी का स्वागत। बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में करीब 3 साल बाद विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। संगठन को विस्तार देने का काम जारी है, लेकिन इसे लेकर दोनों ही दलों में खींचतान और घमासान मचा हुआ है। यही वजह है कि हाईकमान को भी नेताओं को एडजस्ट करने में पसीना छूट रहा है। दोनों दल एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। अपनों को साधने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये दलों की मौजूदा स्थिति से साफ है। लंबी जद्दोजहद और दर्जनों मीटिंग के बाद घोषित भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कार्यकारिणी में जगह पाने से चूके कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि 35 साल से अधिक उम्र वाले दर्जन भर नेताओं को युवा कार्यकारिणी में जगह दी गई, जो कि पहले से तय नियम और क्राइटेरिया का खुला उल्लंघन है। असंतुष्ट युवा नेताओं ने आलाकमान से शिकायत की कि कार्यकारिणी में 35 से अधिक उम्र वाले पूर्व सांसद के भतीजे, पूर्व मंत्री के खास और भाजपा नेता के बेटों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। जिला अध्यक्ष के एक दावेदार ने तो प्रदेश कार्यकारिणी में जगह न मिलने से व्यथित होकर आत्मदाह तक की धमकी दी। मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू मौन हैं, जबकि पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री विजयमन अग्रवाल के मुताबिक पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का निर्णय सबको स्वीकार्य होता है। अब ये पार्टी अपनी उपयोगिता के हिसाब से, काम के हिसाब से निर्णय करती है और ये पार्टी का निर्णय है, तो जो पार्टी का निर्णय है वो सबको स्वीकार है। इधर कांग्रेस में भी असंतोष कम नहीं। दावेदारों को साधने के लिए निगम मंडल से पहले प्राधिकरणों की सूची जारी की गई। यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा नेताओं को एडजस्ट करने के लिए पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, विशेष आमंत्रित और स्थायी सदस्यों, हर श्रेणी में नियुक्ति की संख्या बढ़ाकर सबको स्थान देने का प्रयास है। हालांकि प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ये पहले ही संकेत दे चुके हैं कि निगम मंडल में जगह वही पाएगा जिन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाया था, या फिर जिन्होंने 15 साल तक जमीन पर पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी। पार्टी को उम्मीद है कि इसी टीम के जरिए 2023 की फतह हो पाएगी। जबकि भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि गुटबाजी चरम पर है, इसीलिए पदों की रेवड़ियां बांटी जा रही। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की कमेटियां बन रही है, जिला इकाई हो चाहे अन्य इकाई हो, एक प्रकार से रेवड़ी बांटने का चल रहा है। निगम मंडल में अभी तक नियुक्ति हुई नहीं है, इसलिए नियुक्ति के पहले जितने रेवड़ियों को बांट सको बांटो, ताकि निगम मंडल में कम से कम लोग उनके प्रतिस्पर्धा में आए। सारे जिलों का जब पुनर्गठन हुआ है तो नामजदगियां होंगी ही। जो कार्यकारिणी सुनिश्चित है संख्या, उसमें तो लोग रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी सचिव, सह सचिव जैसे अन्य पद होते हैं जिसमें हमेशा की परंपरा है नामजदगियां होने की। और मैं समझता हूं कि आदरणीय मरकाम साहब उसी प्रकार से नामजदगी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही कि रेवड़ी बांट रहे हैं आप लोग। अब भाजपा तो रेवड़ी बांट भी नहीं पा रही है, इसका दुर्भाग्य है। कुल मिलाकर कवायद दोनों तरफ है, मकसद साफ है, 2023 के लिए सबको साध कर रखना। कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर अपनों को ना साधा तो नफे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। पर इस कवायद में ज्यादा कामयाब कौन है, ये देखना दिलचस्प होगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम प्रोग्राम के तहत 2073 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बनी 57,653 जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें तालाब, सार्वजनिक कूप, प्राचीन बावड़ियों की मरम्मत, स्टॉप डैम और चेक डैम शामिल है। इनका निर्माण मनरेगा, कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तहत किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में हुआ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव और मंत्री OPS भदौरिया मौजूद रहे। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने सागर, मुरैना और छिंदवाड़ा जिले में निर्मित जल संरचना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों से संवाद भी किया। और मैंने देखा है केंद्र सरकार की चाहे कोई योजना हो, आपके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने राज्य में बहुत ही प्रभावी तरीके से उसे लागू किया है। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी और उनकी पूरी सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। गांव गरीब और विकास के मामले में शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम मध्य प्रदेश में हुआ है। 75,000 जल संरचनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने बनाने का काम किया है, जिनमें से 57,000 जल संरचनाओं का आज लोकार्पण माननीय रक्षा मंत्री जी के
कर कमलों से संपन्न हो रहा है। जलाभिषेकम अभियान नरेंद्र सिंह जी फिर हम प्रारंभ कर रहे हैं। छोटी छोटी जल संरचनाओं का जहां जहां आवश्यकता होगी हम निर्माण करेंगे। और विशेष रूप से मैं फिर अभिनंदन करता हूं भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का। आज संसद में उन्होंने जो बयान दिया है, भारत की 1 इंच जमीन पर चीन का कोई ताकत कब्जा नहीं कर पाएगी। चीन को वापस जाना पड़ा है, वापस लौटना पड़ा है। और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। संगठन को मजबूत करने के साथ गुटबाजी को खत्म करने और समन्वय के काम पर फोकस किया जा रहा है। 21 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर में कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच पहुंचने वाले हैं। कमलनाथ संभाग स्तरीय पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इंदौर में महापौर प्रत्याशी लगभग तय कर दिया है। ऐसे में संभाग में दूसरे नगर निगम और नगर परिषद के लिए चर्चा होगी। साथ ही बीजेपी की खामियों को सामने लाकर कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। कमलनाथ के दौरे और संभाग स्तर की बैठक को देखते हुए 21 फरवरी को बड़ी संख्या में दावेदारों को आने के लिए कहा गया है, ताकि उनकी परेशानियों को भी प्रदेश के बड़े नेताओं के सामने रखा जा सके। समय समिति के अध्यक्ष श्रीमती सुश्री विजय लक्ष्मी साधु जी रहेगी और सज्जन सिंह वर्मा जी और हमारे इंदौर के समस्त विधायक और समस्त जो समय समिति के सदस्य और कार्यकर्तागण उसमें उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर हमारा विचार विमर्श होगा। उसके बाद 21 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी इंदौर आ रहे हैं। एक संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी 21 तारीख को होने जा रहा है। इंदौर में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन गुटबाजी और हंगामे और अनुशासनहीनता की भेंट चढ़ गया। वैसे यह आयोजन नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए और गुटबाजी खत्म करने और दावेदारों में समन्वय बनाने के मकसद से किया गया था, लेकिन दावेदारों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, मंच पर बैठने के लिए आपस में ही झगड़ पड़े। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करके देश के लिए उनके योगदान को याद किया गया। रायपुर में जहां भाजपा मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया और उनके एकात्म मानववाद पर चर्चा की गई, तो दूसरी तरफ राजनांदगांव में भी संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पंडित दीनदयाल की अंत्योदय के विचारों पर बात की। मनेन्द्रगढ़ में भी दीनदयाल सेवा समिति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। बैठे हैं वो पंडित दीनदयाल। और प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला जुटा हुआ है। यही वजह है कि राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम को साथ चलाना विभाग के लिए चुनौती बन गया है, जिसे लेकर अब विभाग ने नई रणनीति बनाई है ताकि प्रदेश के अन्य टीकाकरण कार्यक्रमों पर कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का असर न पड़े। तो वहीं इंदौर में टीकाकरण कार्यक्रम के दूसरे चरण के दूसरे दिन तक 54% टीकाकरण हो चुका है। शनिवार को टीकाकरण का अंतिम दिन रहेगा। ऐसे में गुरुवार को बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर पुलिस, जिला प्रशासन से लेकर एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। हम लोग ने वैक्सीनेटर पूल का निर्माण किया। वैक्सीनेटर पूल में अभी तक हमारी एएनएम हुआ करती थी, उसमें एमपीडब्ल्यू, सुपरवाइजर, सीएचओ, स्टाफ नर्स, हमारे मेडिकल डॉक्टर्स, इंटर्न्स, सभी का एक पूल डेवलप किया है और उसमें हमने कोविड-19 का वैक्सीनेशन पूल सिर्फ एक्सक्लूसिवली उनसे टीके हम कोविड-19 के लगा रहे हैं, अन्य को हम रूटीन इम्यूनाइजेशन में उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ आके वैक्सीनेशन का काम कराया है अपना, हम लोग वैक्सीनेट हुए हैं। मेरा अपना ये मानना है कि सभी लोगों को, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा दूसरे ऑफिसर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, सब लोगों को ये काम करना चाहिए। और ग्वालियर में 100 पलंग क्षमता वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल पहले ही डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। अगले 6 महीने में बीमा अस्पताल ग्वालियर के 3 और विशेषज्ञ डॉक्टर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक पाठक, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीके यादव, ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर एमसी जैन जुलाई 2021 से अगस्त 2021 के बीच रिटायर हो रहे हैं। पच्चीस चिकित्सक यहाँ होने चाहिए, स्वीकृत पद हैं, तो जो चिकित्सक कम हैं उनका मांग पत्र हमारे यहाँ से जा चुका है, शासन स्तर पर विचाराधीन है। और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट, ये 2 पद ऐसे हैं
जो स्वीकृत हैं और जिन पे पोस्टेड भी हैं, पर वो यहाँ कार्यरत नहीं है, वो शासन के अन्य आदेशानुसार कहीं और काम कर रहे हैं, उस चिकित्सालय में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। ग्वालियर में प्रशासन की टीम ने एक चॉकलेट फैक्ट्री पर दबिश दी है और इस दौरान फैक्ट्री में कई अनियमितताएं मिली हैं। अधिकारियों ने देखा कि गंदगी वाली जगह पर चॉकलेट बनाई जा रही है, साथ ही ऐसे कई कॉटन मिले हैं जिनमें एक्सपायरी डेट की चॉकलेट भरी गई थी। प्रशासन अब उन चॉकलेट को जब्त करके उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई कर रहा है और साथ ही उसके मालिक से भी पूछताछ कर रहा है। इंदौर के तुकोगंज थाना में गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। लाखों रुपए टैक्स चोरी के मामले में डीजीडीएसआई यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज इंटेलिजेंस ने केस दर्ज किया है। डीजीडीएसआई का आरोप है कि किशोर वाधवानी ने लाखों रुपए की टैक्स चोरी की। इस मामले में किशोर वाधवानी और उसके भतीजे नितेश वाधवानी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बीते दिनों भी डीजीडीएसआई ने किशोर वाधवानी के खिलाफ कार्रवाई की थी। और इंदौर की सबसे बड़ी दरगाह के सदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दरगाह के सदर अरब अली जो कि डांसर को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश है। वहीं शहर काजी ने भी सदर की इस हरकत पर कड़ा एतराज जताया है। ये वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है जिसमें डांसर मंच पर ठुमके लगा रहा है। बाकायदा सूट बूट में मंच पर पहुंचे खजराना की नाहर शाह वाली दरगाह के सदर अरब अली पटेल डांसर को गले लगाते हुए हाथ पकड़कर खींचते हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीडियो की जानकारी मिलने पर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने ऐसी मानसिकता वाले लोगों को तत्काल बाहर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल को जो व्यवस्थापक को अच्छी मानसिकता वाला होना चाहिए। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आस्था के केंद्र की व्यवस्था संभालने वाले अगर इस तरह से हरकत करेंगे तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दुनिया को, वो क्या देना चाह रहे हैं? वो बिल्कुल वो किसी काबिल जो है कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के लोग, इस तरह की सोच। गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर है। आज पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। शाह ने कहा है कि बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया गया है कि जय श्री राम बोलना मानो गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? बस्तर का दौरा कर रही प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके आदिवासियों के मुद्दे पर मुखर नजर आई। उन्होंने कहा कि सरकारें 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में तब्दील कर रही हैं। आदिवासियों के धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए प्रशासन को आवश्यक नियमों के पालन करने का निर्देश दिया है। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम शुरू होगा। इसके लिए सिविल वर्क को मंजूरी मिल गई है। टेंडर एम्स से करोद के लिए जारी होगा। ये मध्य प्रदेश के मेट्रो प्रोजेक्ट में दूसरा सिविल टेंडर होगा जिसमें सुभाष नगर से करोद तक सिविल वर्क होगा और एम्स से सुभाष नगर रूट के लिए भी निर्माण का काम होगा। मध्य प्रदेश में फिर से अलग से विंध्य प्रदेश की मांग तेज हो गई है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में पुराने विंध्य प्रदेश को फिर से विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठाई गई है। इसके लिए विधायक अभियान भी चला रहे हैं। कुछ और खबरें देखते हैं। महासमुंद के गांव बेलसोडा में दिन दहाड़े एक लड़के ने युवती को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। मृतक लड़की बीएड की पढ़ाई कर रही थी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दरअसल जब दोपहर को युवती दवाई खरीदकर मेडिकल दुकान से वापस जा रही थी तब रास्ते में आरोपी लड़के ने गोली मार दी। युवती को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी घोड़ारी का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। मेडिकल गए धरी तो गोली चला दी। कितने लोग थे? 3 जन। 3 जन। किससे आए थे? बाइक से। शेखर। हाँ। और क्या नाम? नहीं पता सर। 3 लोग थे वो? हाँ। क्या हाथ में लिए हुए थे? बंदूक। जब लड़की मेडिकल दुकान से अपनी बड़ी बहन के साथ लौट रही थी उसी समय रास्ते में आरोपी चंद्रशेखर परमार बाइक में आए
और लड़की के पास गए और लड़की से बात किया वो लड़का, और अचानक जो कट्टा उसके पास था, देसी कट्टा, उसको उसकी पट्टी पर टिकाकर उस पर एक फायर कर दिया, जिससे लड़की घायल हो गई। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। दुर्ग के नंदिनी इलाके के अहिवारा से 10 से 12 साल के 3 बच्चे लापता हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 100 यूनिट अहिवारा निवासी विनोद पासवान के 2 बेटे 12 साल के सूरज पासवान और 10 साल के नीरज पासवान ये अपने पड़ोस में रहने वाले निखिल देवांगन के साथ खेल रहे थे, फिर अचानक लापता हो गए। तीनों बच्चे जब घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। नंदिनी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तीनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। और छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध से चिंतित डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस पर अंकुश लगाने को लेकर सभी आईजी और एसपी से सुझाव मांगा है। जल्दी भी इस संबंध में आईजी और एसपी की बैठक भी लेंगे। बैठक में पिछले साल की तुलना में इस साल हुए अपराधों की समीक्षा की जाएगी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने यह बात मानी कि लॉकडाउन खुलने के बाद चाकूबाजी, लूट और ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं। हमें पहले से ही अंदाजा था कि जब कोरोना के बाद लॉकडाउन खुलेंगे तो अपराधों की इस प्रकार में चेंज होगा। मैं इसकी बैठक हमने पुलिस अधीक्षकों की बुलाई है, उसमें जनवरी महीने में और जनवरी 20 में और जनवरी 19 में तभी सही पता चलेगा कि तुलनात्मक क्या है, किस जिले में कहां पर किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। उसके आंकड़े के साथ उनके और भी पहलुओं पर चर्चा विस्तार से होगी। डोंगरगढ़ के बाघ नदी वन परिक्षेत्र के पिनकापार इलाके से सागौन लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 6 सागौन पेड़ों को आरी से काटकर ले जाया गया, जिसकी भनक भी वन विभाग को नहीं लगी। और इसी तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है, जब 2018 में इमारती सागौन और 2019 में बीजा लकड़ी के पेड़ों की तस्करी की खबर आई थी। पूरी घटना 21 और 22 जनवरी की रात की है। और आगर मालवा में बेशकीमती जमीन को लीज पर दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शहर के नजदीक जमीन को गुपचुप तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को सौंपने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गुरुवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खनन की अनुमति देने से पहले मोती सागर तालाब के समीप इसी जमीन पर आम जनसुनवाई रखी। जनसुनवाई में सामाजिक संस्थानों, राजनीतिक संगठनों, माधव गौशाला और अन्य लोगों ने करीब 13 आपत्तियां दर्ज कराई है। इस मामले में सबसे गंभीर बात यह कि 13 जनवरी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जारी पत्र में नगरपालिका परिषद आगर मालवा को सुनवाई को लेकर सूचना दी थी। ये खनन जिस स्थान पर किया जाना है प्रस्तावित, ये किसी भी कीमत पर पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से उचित नहीं है। इसे जो मतलब संचालन की अनुमति जनहित में नहीं दी जाना चाहिए। पिछले दिनों यहाँ बोर्ड लगा, उससे हमें पता चला अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानता है कि इससे कोई जनहानि, इससे कोई वायु प्रदूषण या प्रदूषण नहीं होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर इससे प्रदूषण बोर्ड ये मानता है कि इससे होगा तो इसको निरस्त किया जाए। जो भी ग्रामीणों की आपत्ति जो लोगों की थी पूरी दर्ज कर ली गई है। इसका जवाब पूरा हम लिखित में लेंगे और साथ में पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी ली गई। तो पूरा जो आगे की जो प्रोसेस और जो भी इनके लिखित में जो जवाब आएंगे वो शासन को। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 11 महीने के बाद शुक्रवार से 12 लोकल सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। कम दूरी की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को इसका लाभ होगा। जिन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है उसमें बिलासपुर, रायपुर और डोंगरगढ़ के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन शामिल है। हालांकि फिलहाल ये ट्रेन स्पेशल बनकर चलेगी। यात्रियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा की अनुमति दी गई है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 12 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया गया है। ये सारी लोकल ट्रेनें हैं और ये स्पेशल बन के चलेंगी। जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उनका पूरा फॉलो किया जाएगा। यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि कोविड, राज्य सरकार का जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको बिल्कुल पालन करें। और बोर्ड के अनुमति मिलने के बाद विभिन्न रूट पर जहां पर की कोई ट्रेन नहीं चल रही है वहां भी इस पर विचार किया जाए। और नर्मदा नदी को साफ करने की मांग को लेकर जबलपुर में अलग अलग सामाजिक संगठनों ने सिविक सेंटर पर धरना प्रदर्शन कर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए
योजना तो बहुत सारी बनाई लेकिन काम किसी भी योजना पर नहीं किया। दूसरी तरफ कई नालों का पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नर्मदा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। नालों के पानी को नदी में मिलने से रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की योजना भी कागजों में ही सिमट गई है। ग्वारी घाट, तिलवारा घाट ताकि अन्य जगहों पर भी आज नारे मिल रहे हैं और नर्मदा मैया हमारी बहुत ही खराब स्थिति में पड़ी है। इसी को लेकर आज विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि ये नर्मदा सेवा यात्रा जो है, जो ठप पड़ी है, उसका कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाए। और जबलपुर में करीब 14 साल से अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को हलफनामे पर जवाब पेश किया। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार जबलपुर में सीवर लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच रिपोर्ट भी पेश की गई थी। हाईकोर्ट ने पाया कि जबलपुर में साल 2006 में शुरू हुआ और अभी तक केवल 33% काम ही जमीन पर हो सका है। शुरुआत में प्रोजेक्ट की लागत करीब 3 करोड़ के आसपास बताई गई थी। कोर्ट ने कहा है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपना एफिडेविट पेश करें कि कब ये सीवर लाइन का कार्य पूरा हो पाएगा और कब ये जो शेष राशि है लगभग 533 करोड़ रुपए की, ये कब तक रिलीज होगी, जिससे कि सीवर लाइन का कार्य पूरा हो। तो 1 मार्च के लिए भी केस नियत किया। मेन पार्ट से उत्पादित होने वाला टाऊ का आटा अब मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बिकेगा। इसके लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने भोपाल की एक कंपनी से एमओयू साइन करने की तैयारी कर ली है, जिसे मेनपाट महोत्सव के शुभारंभ के दिन सीएम की उपस्थिति में साइन किया जाएगा। दरअसल मेनपाट की जलवायु टाऊ के उत्पादन के लिए अच्छी है, मगर टाऊ के आटे का सही दाम नहीं मिल पाने के कारण टाऊ की खेती कम होती जा रही है। वर्तमान समय में टाऊ की खेती केवल 1500 एकड़ में ही की जा रही है, जो पहले लगभग 5000 से ज्यादा एकड़ में होती थी। ऐसे में अब जिला प्रशासन टाऊ की खेती को बढ़ाने के साथ इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद कर रहा है, जिसके साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को टाऊ से आटा बनाकर इसकी पैकेजिंग का काम सौंपा गया है, जिससे 30 रुपए की दर से बिकने वाला आटा कंपनी 100 रुपए की दर पर खरीदेगी। और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल गुरुवार को बिलासपुर जिले के तखतपुर पहुंचे। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे बलराम सिंह की स्मृति में पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन में पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल की गतिविधियों को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में गांव में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का एक ये सशक्त माध्यम है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिहाज से खेल प्रतियोगिताओं को आवश्यक बताया। कार्यक्रम में तखतपुर विधायक और संसदीय सचिव रश्मि सिंह, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, अपेक्स बैंक के चेयरमैन सहित जिले के अन्य कांग्रेस नेता शामिल रहे। खिलाड़ियों को हार जीत से मतलब नहीं होना चाहिए, खेल से मतलब होना चाहिए और सदैव अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहें। और यहाँ जो उन लोगों ने पूरे क्षेत्र का जो भाईचारा देखा है, उसकी मजबूती को ज़्यादा ध्यान दें। यही हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है। पूरे 128 टीमों का, पूरे विधानसभा क्षेत्र के 128 टीमों का चयन करके और कंपटीशन कराना और इतना बड़ा आयोजन करना बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं रश्मि आशीष सिंह जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये जो खेल क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, ये बहुत अच्छी मैच हो रहा है। इससे जो गांव के बच्चे हैं उनकी प्रतिभा उभर के सामने आएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।